हेलो दोस्तों, टैक्स और वेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु कुमार और आज मेरे साथ हमारे स्पीकर राजीव जैन सर, काफ़ी सीनियर सीए हैं। उसके अलावा इनके बारे में प्रवीण सर बात करेंगे। साथ के साथ हमारे जो आज हमारे चीफ गेस्ट हैं अशोक शर्मा सर, बाय प्रोफेशन लॉयर हैं, वो अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण सर, आप इस सेशन को स्टार्ट करें सर। थैंक यू सो मच हिमांशु जी एंड थैंक यू पार्टिसिपेंट। तो सबसे पहले हमारे चीफ गेस्ट सी एडवोकेट अशोक शर्मा जी का मैं वेलकम करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। आप आए हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, आपका स्वागत है। एडवोकेट अशोक शर्मा जी, ऑब्वियसली इन्हें कोई नहीं जानता, हर कोई जान पहचान और एक्स प्रेसिडेंट आपके एसटीबीए से हैं सर। और राजीव सेन सर तो ऑब्वियसली एक्लेम एमिनेंट स्पीकर ऑन द इनकम टैक्स हैं। ओवर टू अशोक शर्मा सर, आप कुछ हमारे इस टॉपिक के बारे में बताना चाहेंगे। आज का जो टॉपिक है, कहीं ना कहीं राजीव सर इसके ऊपर थोड़ा और एनालिसिस इसका करेंगे और आपसे जानना चाहते हैं थोड़ा ओवरव्यू इस टॉपिक से रिलेटेड कि 194Q और 206C1H कहीं ना कहीं इसकी इम्पोर्टेंस अब इतनी ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है, क्योंकि पिछले बजट में ये चीज़ें इंप्लीमेंट हुई थी और इस बजट में भी काफ़ी हद तक इसको इम्प्लीमेंटेशन में लाया गया था और ये 1 जुलाई 2021 से इसकी एप्लीकेबिलिटी बनेगी। आज हम 21 जून पे बैठे हैं। ओवर टू अशोक शर्मा सर, कि आपकी राय हम जानना चाहेंगे और आपको हैंड ओवर में करता हूँ अपना माइक। थैंक यू वेरी मच प्रवीण शर्मा जी, टुडे स्पीकर राजीव जैन जी, सेशन चेयरमैन प्रवीण शर्मा जी, हिमांशु जी। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आप इतनी लगन से पूरी आपकी जो अकेडमी है टैक्स फॉर वेल्थ की, जो भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, मैं आपको देखा था किस तरीके से इतनी मेहनत से आप यंग प्रोफेशनल्स के लिए और प्रोफेशनल्स के लिए सबके लिए आप जो वेबिनार का आयोजन करते हो, इसलिए आप बधाई के पास है आप और आपकी पूरी टीम। मैं आज उसको भी देखा था टेलीग्राम पे भी आपने 4000 लोगों का ग्रुप सर्विस दे रहे हो आप, तो जी सर। छोटी सर्विस दे रहे हो आप, बहुत बहुत आपको बधाई इसके लिए। और मैं लगातार आपकी वेबिनार देखता रहता हूँ, बड़ी इंफॉर्मेटिव होती है। राजीव जैन जी हमारे जो आज के स्पीकर है, बड़े माहिर है, मैंने इनको पहले भी कई बच्चों के ऊपर सुना है, बहुत अच्छी स्पीच देते हैं। टेक्निकल से टेक्निकल सब्जेक्ट होता है, उसके ऊपर भी इतनी गहनता आती है, सिंपल लैंग्वेज के अंदर आप लोगों को प्रोफेसर को समझाते हैं कि सीधा दिल को करके किससे क्लियर हो जाती है। तो जहाँ तक आपके टॉपिक का सवाल है, सेक्शन 194Q जो पर्टिकुलर गुड्स के ऊपर है, 194 जो उसके अंदर ई ऑपरेटर्स के लिए है, 206 जो आपका इसके टीसीएस है सेलर्स के लिए। उसके ऊपर कई बार मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा समझने की कोशिश की और देखा कि इस तरीके सरकार ने सारे प्रोविजन इकट्ठे करके और कैसे कैसे 10 करोड़ रुपए टर्नओवर तो कुछ भी नहीं होती, छोटे छोटे व्यापारी हैं, 10 करोड़ रुपए मेटल के अंदर जाते हैं, कॉपर के डीलर हैं या कोई आयरन की डीलर, 10 करोड़ टर्नओवर कुछ भी नहीं होता। वो सबके लिए संदर्भ के अंदर सारी चीज को देखना और उसको मिला के चलना। टीसीएस को 50 लाख से 25 के ऊपर है, आपकी सेल के ऊपर है, तो थोड़ा सा मुश्किल तो है, पर जो सरकार ने नियम बनाया उसका हमारे पालन भी करना है। राजीव जैन जी इसके ऊपर टॉपिक पे टेक्निकल इश्यूज के ऊपर हमारे को करेंगे और ये शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सबका। श्री राजीव जैन जी, प्रवीण शर्मा जी, हिमांशु जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच कि आप आए और इस टॉपिक के बारे में अपना ओवरव्यू और अपनी बारे में बताया। और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हमारे सामने सी राजीव जैन सर हैं और उनके एनालिसिस इतने इम्पोर्टेंस आपको देगी व्यूवर्स कि मैं बताना तो खुद से नहीं चाहूँगा। देखते हैं राजीव सर के पास क्या ऐसा पिटारा है कि 194Q और 2061H के बीच की इंटरप्ले, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले पिछले बजट में जो प्रोविजन आया था वो आपका जो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से था। आज जो पेमेंट करेगा 1 जुलाई से, जो पेमेंट करेगा परचेज करेगा, उसको भी टीडीएस काटना है। तो किसको सबसे पहले टीडीएस काटना है, टीसीएस किसको काटना है, क्या टर्नओवर होनी चाहिए, एप्लीकेबिलिटी किस हिसाब से है, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, वो सारी बातें राजीव जैन सर डिस्कशन करेंगे। ओवर टू सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। ओवर टू यू सर। Good evening, friends. My learned friend, Advocate Ashok Sharma ji, chief guest of today's program. Praveen Sharma ji, acting on behalf of Tax for Wealth.
and moderator of today's program, CA Himanshu ji, learned fellow professional colleagues, and my viewers of Tax for Wealth. I welcome you all. Or first of all, I convey my thanks to Praveen Sharma ji for inviting me and giving me this opportunity to come here amongst all of you and share my knowledge with regard to TDS under section 194Q and its interplay, particularly with section 206C1H, and I will extend this interplay to section 40A IA, 40A small a IA, then section 194O. Then I will also cover during my discussion section 196. During my discussion, I will also cover section 206AA, newly introduced section 206AB, और साथ में 206CC, 206C तो साथ में पढ़ेंगे. तो 194Q का किस किस सेक्शन में कहाँ कहाँ कैसा कैसा इम्पैक्ट होगा, that we will discuss during this discussion. We are all aware, बड़ा ह्यूमन कराई है कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स 25 के ऊपर TDS आया, and this TDS is effective from 1st July 2021 और सेक्शन है 194Q. एक और सेक्शन इस साल से 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल है, दैट इज सेक्शन 206AB. This casts numerous responsibility on the part of the director of the tax कि जिस आदमी का आप टैक्स काट रहे हो, जो आपका पेई है, उसने अपने इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करा दी है कि नहीं करा दी. अभी तक तो वी वर अवेयर ऑफ 206AA कि जिसका आप TDS काट रहे हो उसके पास यदि पैन नंबर नहीं है, then you are required to deduct TDS at some higher rates other than the rate prescribed under the act. लेकिन अब एक जो नया सेक्शन लेकर आए हैं 206AB, which is also applicable from 1st of July 2021, अभी कहते हैं कि पिछले 2 सालों में भी आपने किसी का TDS काटा है और उस आदमी ने अपनी 2 साल की इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं भरी है, तो फिर आपको twice of the rate prescribed under the act or twice of the rate which is in force or 5% whichever is higher, आपको उसका TDS काटना पड़ेगा. ये सेक्शन है 206AB जो इस साल से एप्लीकेबल है. अब आप सोचेंगे कि मैंने ये चर्चा इसकी यहाँ से 206AB से क्यों शुरू की और 194Q से क्यों शुरू नहीं किया, राइट? आई एम जस्ट टेलिंग यू द इम्पैक्ट. 194Q को जब हम पढ़ते हैं तो उसका इम्पैक्ट नजर आता है. 10 पैसे की बात है ना, 0.10%, राइट? अब 0.10% अब कितना हो जाएगा, अब इसको समझेंगे सर. अगर अब पहली बात तो ये है कि जो हमारा SSC है, जो हमारा पेई है, जिसका हमें TDS काटना है, now it is the responsibility of the payer to ascertain whether that person has filed his income tax returns or not. अब ये कितना मुश्किल काम मेरे लिए खड़ा हो गया, और जितने भी लोगों का मुझे TDS काटना है उन लोगों से मैं पूछूंगा कि भाई साहब आप मुझे 2 साल की अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न दीजिए पिछली, जिसकी ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139 लैप्स हो चुकी है, तो आपने रिटर्न की कॉपी दे दीजिए. टिल दैट टाइम आमतौर पर जब किसी बैंक के पास जाना हो या कोई और कारण हो तो बात अलग है. जनरली पीपल डू नॉट शेयर देयर रिटर्न ऑफ इनकम, कॉपी ऑफ देयर रिटर्न ऑफ इनकम. वो अपने पास उसको एक अपना प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट मान के चलते हैं. बट नाउ विद दिस सेक्शन सिचुएशन इज गोइंग टू चेंज. अब क्या है कि आपको अपने SSC से, अब आपके पास कोई और मैकेनिज्म नहीं है टू फाइंड आउट. सपोज करिए मुझे प्रवीण शर्मा जी का TDS काटना है, राइट, और 206AB मेरे ऊपर मुझे इंश्योर करना पड़ेगा कि मेरे को हिट करता है कि नहीं करता, राइट? तो अब मेरे पास ऑप्शन क्या है? अब मैं प्रवीण शर्मा जी से मुझे पूछना ही पड़ेगा, बिकॉज डिपार्टमेंट के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है पोर्टल के ऊपर जहां मैं प्रवीण शर्मा जी का पैन नंबर डाल के ये वेरीफाई कर सकूं कि इन्होंने 2 साल की रिटर्न भरी कि नहीं भरी. एंड देयर इज नो लॉ फोर्सिंग द SSC. अब पेयर को कोई लॉ ऐसा नहीं है कि मैं उसको कहूं कि भैया पेई को आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न मुझे दे दो, राइट? अब प्रॉब्लम क्या है कि उसको अगर अपना लोअर TDS कटवाना होगा तो वो आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न देगा. अगर उसको लोअर TDS नहीं कटवाना होगा तो वो आपको इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं देगा.
राइट। तो अब क्या होगा कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो आपको 10 पैसे टीडीएस काटना था, ये कितना हो गया भाई साहब? 5%। 206 AB में जाके ये जो 10% का, जो 10 पैसे का जो टीडीएस था, ये इसकी लायबिलिटी कितनी आ गई? 5%। अब ये कितना ह्यूज रिपरकेशन इस छोटे से सेक्शन ने, यानी कि आपने वो कहते हैं ना कि दिखाया तो कुछ और अंदर से निकला कुछ और, ये उस तरह का सेक्शन हो गया 194 क्यू। यानी 194 क्यू में यू आर रिक्वायर्ड टू रिटर्न 10 पैसे। अब हमने कहा प्रवीण शर्मा जी से मैंने परचेज की है, और प्रवीण शर्मा जी के ऊपर यहाँ पर प्रवीण शर्मा जी का पिछले 2 सालों में टीडीएस मैंने किसी और सेक्शन में काटा, जरूरी नहीं है 194 क्यू में काटा हो, राइट। प्रवीण शर्मा जी मेरे रेगुलर सप्लायर हैं। प्रवीण शर्मा जी का पिछले 2 सालों में मैंने टीडीएस काट के आया है, किसी और सेक्शन के अंदर मैंने काट लिया। दोनों सालों में मैंने 50-50 हजार रुपए से ज्यादा इनका टीडीएस काटा। अब ये मैं इस सेक्शन से हिट हो गया, 206 AB अब इस ट्रांजेक्शन के ऊपर हिट हो गया। अब जैसे ही मैं प्रवीण शर्मा जी से परचेस करूंगा और 194 क्यू के एम्बिट में आऊंगा, तो अब मुझे प्रवीण शर्मा जी से पूछना पड़ेगा कि साहब जो पिछले 2 साल मैंने आपका टीडीएस काटा है, आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भर दी कि नहीं भर दी? और अगर आपने भर दी तो मेरे उनके हाँ ना लिखने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरी लायबिलिटी 5% हो जाएगी। अगर मैंने टीडीएस प्रॉपर्ली नहीं काटा तो मेरा 40 में जाके डिसअलाउंस हो जाएगा, राइट। तो अब मुझे प्रवीण शर्मा की इनकम टैक्स की रिटर्न की कॉपी चाहिए, राइट। तो यहाँ पर एक बड़े मुश्किल हालात हर पेयर के लिए, हर एसएससी के साथ झगड़ा करने के लिए और कंटिन्यूसली अपना व्यापार छोड़ के, अब एसएससी का काम व्यापार करना नहीं रहा सर। अब आप 24 घंटे अपनी जीएसटी की और टीडीएस की रिटर्न बनाइए, आप टीसीएस की रिटर्न बनाइए। यानी कि जितना आपका मार्केटिंग मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको जितना सेटअप चाहिए, उससे बड़ा सेटअप अब आपको टीडीएस, टीसीएस और जीएसटी की कंप्लायंस करने के लिए चाहिए। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। और ये 10 पैसे की जो फिगर है, ये हो जाएगी आपकी 206 AB से जाके 5%, राइट। तो अगर 194 क्यू मेरे ऊपर एप्लीकेबल हो गया और पेई का मैंने पिछले सालों में टीडीएस काटा है, अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि मुझे 10 पैसे काटना है क्या 5% का, ट्वाइस ऑफ द रेट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। टीडीएस का रेट जो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर है, रेट्स इन फोर्स बोलते हैं, जो फाइनेंस एक्ट के अंदर रेट आते हैं विद होल्डिंग टैक्स के। आपको पता होगा टीडीएस के जो रेट आते हैं वो 2 जगह प्रिस्क्राइब होते हैं, एक होते हैं हर साल के फाइनेंस एक्ट के अंदर और एक होता है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। जो इनकम टैक्स एक्ट में लिखे हैं वो बोलते हैं रेट्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर इनकम टैक्स एक्ट। जो हम रेट्स इन फोर्स बोलते हैं वो रेट होते हैं जो फाइनेंस एक्ट प्रिस्क्राइब करता है, और 5% विच एवर इज हायर। यानी कि जो इनकम 10 पैसे का हो गया 20 पैसे और 5% विच एवर इज हायर, राइट। तो ये 194 क्यू के अलावा हर टीडीएस के सेक्शन पे ये सेक्शन अप्लाई होगा। गॉट माय पॉइंट। अब सपोज करिए यही 194 ए का इंटरेस्ट हो और 194 ए के इंटरेस्ट पे मेरी 10% टीडीएस काटने की लायबिलिटी है। अब वहां पर उसने कहा कि ट्वाइस ऑफ द रेट प्रिस्क्राइब्ड अंडर द एक्ट और 5% व्हिचएवर इज हायर, तो वहां पर मेरी रेट ऑफ टीडीएस क्या हो गया 20%। गॉट इट। तो यहाँ पर हमें इसको सेक्शन 206 AB को, इसके रिपरकशंस को हमको अच्छी तरीके से समझना है। बड़ा छोटा सा सेक्शन है, 3 सब सेक्शन है इसके अंदर, और ये उन्होंने लिख दिया है। अगर कोई एसएससी ऐसा है जिसके ऊपर 206 डबल ए भी अप्लाई होता है, उसके पास पैन नंबर नहीं है और उसके ऊपर 206 AB भी अप्लाई होता है, तो 206 डबल ए में और 206 AB में जो हायर रेट होगा वो एप्लीकेबल हो जाएगा, राइट। यानी कि अब आप इस 194 क्यू के एग्जांपल को समझिए, 10 पैसे का रेट है, 206 AB में हिट हो गया, ये 10 पैसे का रेट बन गया 5%। और द मोमेंट उस आदमी के पास पैन नंबर नहीं है, अब ये रेट कितना हो गया 20%, राइट। 206 डबल ए साथ में आ गया। गॉट माय पॉइंट। तो ये जो 10 पैसे हमें दिखाए, इन 2 सेक्शन की वजह से अल्टीमेटली कहां पहुंच जाएंगे, तो 10 पैसे से पहुंचा 5%, 5% से पहुंचा 20%, और फिर अब अगली तलवार आ गई 40AIA, 40 स्मॉल AIA, नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस। वो क्या करता है, आपका 30% ऑफ द पेमेंट जो है वो आपकी डिसअलाउ हो जाती है, वो आपके P&L में अलाउ नहीं होती। अब आप समझ के चलिए कि जो एक ट्रेडिंग कंसर्न है या जो एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है,
परचेजेस सबसे बड़ा कंपोनेंट है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, परचेज से बड़ा कोई कंपोनेंट नहीं है। जब बाकी खर्चों के ऊपर आपकी कोई 30% की डिसअलाउंस होती है तो वो इतनी पिंच नहीं करेगी। अगर परचेज डिसअलाउ होती है तो कितनी पिंच करेगी? जस्ट ट्राई टू इमेजिन द रिपरकशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट्स का कितना बड़ा प्रभाव हमारे पास होना जा रहा है। यदि 10 पैसे आप उसका टीडीएस काटना भूल गए, आपने टीडीएस उसका नहीं काटा, राइट, और वो एसएससी भी आपको नहीं मिला और उसने जमा नहीं कराया, तो उस सिचुएशन में आपकी 30% परचेजेस की डिसअलाउंस इस साल हो जाएगी। और अगर अगले साल आप टैक्स जमा कराते हो तो अगले साल आपको डिसअलाउंस मिल जाएगी, अलाउंस मिल जाएगा, राइट। यानी कि होगा क्या कि आपको इस साल की इनकम के ऊपर 30% डिसअलाउंस के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। ये इसका वाइड रिपरकशन है। तो इसको 10 पैसे से ना समझे, 194Q के इम्पैक्ट को हम 10 पैसे से ना समझे। ये 10 पैसे 5% बन सकते हैं इफ योर ट्रांजेक्शन इज हिट बाय सेक्शन 206AB। ये 20% बन सकता है इफ योर ट्रांजेक्शन इज हिट बाय सेक्शन 206AA। और ये अगर आप टीडीएस काटना भूल गए तो आपकी लायबिलिटी हो जाएगी 30%, आपका डिसअलाउंस हो जाएगा और उसके ऊपर 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा फॉर दिस असेसमेंट ईयर, राइट। तो ये इसके वाइड रिपरकशंस हैं एंड सीबीडीटी एंड द गवर्नमेंट मस्ट लिसन टू इट। अब ये लाई क्यों है 194Q का अमेंडमेंट, ये बड़ी समझने की बात है। अब हुआ क्या, आप सब लोग देखते हैं कि जीएसटी इज ए न्यू लॉ। अशोक शर्मा जी बैठे हैं, आप तो जीएसटी में प्रैक्टिस करते हैं। तो अब जीएसटी में हमने क्या देखा, बहुत सारे बिलिंग के बड़े बड़े सिंडिकेट खड़े हो गए। अब उन लोगों की फाइनेंशियल पोजीशन नहीं थी और आप लोगों को जान के ताज्जुब होगा कि जो सिंडिकेट है, हाउ दे कलेक्ट पैन नंबर्स एंड आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ पब्लिक एट लार्ज। कि मेरे जैसे एक इंसान के केस में भी फ्रॉडुलेंटली किसी ने मेरे पैन नंबर लेके जीएसटी नंबर लिया और उसके ऊपर जीएसटी टर्नओवर करके भाग गया। और जब उसकी ट्रांजेक्शन को हमने ट्रेस किया तो वी फाउंड कि दैट वाज ए ग्रुप ऑफ मोर देन 150 फर्म्स। और उस 150 फर्म्स में जो उसकी ट्रांजेक्शन का मैग्नीट्यूड था दैट वाज इन थाउजेंड्स ऑफ करोड्स। मतलब एक फर्म में वो आदमी जो है ना 10, 20, 50 करोड़ की टर्नओवर करता है, 3 महीने फर्म को चलाता है, बंद करके भाग जाता है, फिर वो दूसरी फर्म को देता है और टैक्स कोई जमा नहीं करा रहा। अब जीएसटी भारत सरकार ने कराई है। जीएसटी को एडमिनिस्ट्रेशन करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। और यदि आप टैक्स के चोर को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो जीएसटी में प्रॉब्लम क्या है कि स्टेक बहुत है, 18% की स्टेक है। जो भी आदमी पहले जब हम वैल्यू एडेड टैक्स पे थे तो स्टेक इतनी ज्यादा नहीं थी, स्टेक आपकी कम अमाउंट की थी। यहाँ पर अब जो भी आदमी फ्रॉड करेगा वो 18% लेके भाग जाएगा सीधा, राइट। तो बहुत शॉर्ट टर्म में देखा गवर्नमेंट ने कि बहुत बड़े बड़े फ्रॉड हो गए हैं विदाउट लीविंग ए ट्रेल। और वो लोग जब तक गवर्नमेंट उनके पास पहुंची है, जब तक वो सारे के लोग नीचे फरार हो चुके हैं। तो गवर्नमेंट के पास जिसको बोलते हैं कि लाइव ट्रेल नहीं आ रही, लाइव ट्रेल नहीं आ रही कि जिस समय ट्रांजेक्शन हो रही है उस समय यदि गवर्नमेंट को पता लग जाए तो वो उस ट्रांजेक्शन को ट्रैक कर लेंगे। तो 194Q का जो मेन पर्पस है वो बिलिंग वाले लोगों को ट्रैक करने के लिए कि इसका फाइनेंशियल रिपरकेशन भी ज्यादा ना हो और एक जो है हमें लाइव ट्रैक मिल जाए और उनकी ट्रांजेक्शन की रिपोर्टिंग हमारे पास हो जाए। तो जिससे क्या होगा कि इसके फाइनेंशियल इंप्लीकेशन को वही टॉलरेट कर पाएगा जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन होगी, जो एक्चुअल व्यापारी होगा। जो बिलिंग करने वाला व्यापारी होगा वो इसकी फाइनेंशियल ट्रेल को हो सकता है इसके फाइनेंशियल इंपैक्ट को सहन नहीं कर पाए, राइट। तो ये सोच के सेक्शन 194Q लेकर आए कि एक इनकम टैक्स में एक जीएसटी के पैरेलल एक हमारे पास ट्रेल खड़ी हो जाए जिससे हम एक टेक्नोलॉजी का सहायता लेके, टेक्नोलॉजी का फायदा लेके हम सब लोगों को, सारे डिपार्टमेंट्स को आपस में मर्ज करके और इन लोगों को ट्रैक कर सके, राइट। तो ये 194Q का इम्पैक्ट है। इससे पिछले साल सेक्शन 206C1H ये भी उसी ट्रेल के लिए आया था। और ये जो सेक्शन 194Q आया दैट इज रेप्लिका ऑफ सेक्शन 206C1H, उसका उल्टा रेप्लिका है, उसका दर्पण है। यानी इसको टीडीएस में ले आए हैं, उसको कॉपी कर दिया, उसकी मिरर इमेज है ये 206C1H की। लेकिन आज की डेट में दोनों लॉ एग्जिस्ट कर रहे हैं, 206C1H भी एग्जिस्ट कर रहा है और 194Q भी एग्जिस्ट कर रहा है। जो 206C1H है इट वाज मेड एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020, ये पिछले साल से एप्लीकेबल हुआ था।
साथ में पिछले साल एक और टीडीएस एप्लीकेबल हुआ था which was applicable in respect of e-commerce operators and tour package 194O। ये दो सेक्शन लास्ट ईयर इंप्लीमेंट हुए थे which were applicable from 1st of October 2020। ठीक है, अब 194Q के साथ हम इन दोनों सेक्शंस का इंटरप्ले देखेंगे और आप समझेंगे कि अब हमने इससे पहले कि मैं 194Q पे आऊं, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ये जो 206C जो 1H आया था 1 अक्टूबर से, इसका रिपरकशन क्या था और प्रैक्टिकली हमने इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट किया। वहां उसने कहा कि एवरी पर्सन हु इज अ सेलर, टीसीएस किसको कलेक्ट करना है? सेलर को कलेक्ट करना है। कब कलेक्ट करना है? एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ कंसिडरेशन। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट। ये जो सेक्शन 206C1H है जो 1 अक्टूबर को एप्लीकेबल हुआ, इसमें उसने कहा हर एक सेलर को कलेक्ट करना है। किससे कलेक्ट करना है? बायर ऑफ द गुड्स से कलेक्ट करना है। गुड्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा और बायर से कलेक्ट करना है, राइट? कब कलेक्ट करना है? एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ कंसिडरेशन। जिस समय आपके पास पैसे आएंगे आपको उस समय कलेक्ट करना है। ठीक है, कब कलेक्ट करना है? जब आपकी जो एग्रीगेट रिसीट्स हैं इट एक्सीड्स ₹50 लाख। आपकी जो सेल की वैल्यू की रिसीट्स हैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, इफ इट एक्सीड्स ₹50 लाख, तब आपको कलेक्ट करना है, राइट? फिर क्या कहता है? आपने अगर उसका 1F में अगर आप गाड़ी सेल करते हैं और गाड़ी पे आपने टीसीएस कलेक्ट कर लिया है, मोटर कार के ऊपर सेल के ऊपर टीसीएस लगता है, राइट? इन द सेम मैनर 1G में टीसीएस लगता है। अगर आपने 1G में टीसीएस कलेक्ट कर लिया है, अगर आप टूर पैकेज बेचते हैं, है ना, अगर आप टूर पैकेज बेचते हैं तो ये, सॉरी मैंने, मुझे लगता है मैं जब 194O की बात कर रहा था तो मैंने ई कॉमर्स की शायद टूर ऑपरेटर बोला गया। इट वाज ई कॉमर्स ऑपरेटर 194O में और फॉरेन पैकेज, राइट? और ये जो टूर ऑपरेटर है, फॉरेन टूर ऑपरेटर, ये 2061G में कवर होता है। ठीक है सर, तो उन्होंने कहा 2061H में जो आपको टीसीएस कलेक्ट करना है वो आप उनसे कलेक्ट नहीं करोगे जिसका आपने किसी और सेक्शन में टीसीएस कलेक्ट कर लिया। जैसे आपने मोटर कार के सेक्शन टैक्स उसका कलेक्ट कर लिया, या आपने सेक्शन 206(1) के अंदर जो आप तेंदू लीव्स, टिम्बर, है ना, पार्किंग लॉट, उसके ऊपर अगर आपने टीसीएस कलेक्ट कर लिया तो ये सेक्शन आपके ऊपर 1H अप्लाई नहीं होगा, राइट? उसके अलावा फिर उन्होंने कहा 1G में वो कवर होता है जो टीसीएस फ्रॉम ऑथराइज्ड डीलर, जो रेमिटेंस करते हैं, जिससे आप फॉरेन करेंसी खरीदते हैं, वो आपके बिहाफ पे रेमिटेंस करता है। ठीक है, तो ये 2061H आपका तब एप्लीकेबल नहीं होगा या तो किसी और सेक्शन में उस ट्रांजेक्शन के ऊपर टीडीएस कट गया, जो बायर है वो आपका टीडीएस काटता हो किसी और सेक्शन के अंदर, या आपका 206C के किसी और सेक्शन के अंदर उसमें टीसीएस लगता हो, तब आपके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा, राइट? इसलिए सेलर को इन्होंने डिफाइन कर दिया। यदि पिछले साल में टर्नओवर आपकी, सेल्स टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट आपकी 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो इस साल से आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा, राइट? यानी कि अगर मैं बात करूं करंट फाइनेंशियल ईयर की 21-22 की, तो मार्च 2021 में यदि मेरी ग्रॉस रिसीट टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है तो 206C1H मेरे ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा और मुझे टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा 10 पैसे, 0.10%, राइट? साथ में सेक्शन 206C में एक अमेंडमेंट कर दिया, वहां पे उन्होंने कहा कि नो पैन का केस होगा तो 1% होगा, तो उसका वो इतना मुझे परेशान नहीं करता क्योंकि वहां पर ना तो मुझे 40 की डिसअलाउंस होगी, और नो पैन के केस में जो 10 पैसे का रेट है ये कितना हो जाता है? 1% हो जाता है। और 194Q में हम क्या देख रहे हैं? 10 पैसे की जगह 5%, 5% से 20% और फिर 40A या IA। तो 194Q इसकी मिरर इमेज तो है, साथ में ड्रैकोनियन है जिसमें बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस एसएससी को होने वाले हैं। ठीक है सर, अब हमने जब 206C1H को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया तो लोगों ने कहा भाई हमारे लिए तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप जिस समय पेमेंट आए हर पेमेंट का हम हिसाब करें कि किससे 50 लाख रुपए की पेमेंट आ गई और किससे नहीं है, और हर पेमेंट के टाइम पे हम उससे टीसीएस कलेक्ट करें, दैट इज कंप्लीटली इम्पॉसिबल। तो लोगों ने इसका एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकाला।
उन्होंने सेल बिल के अंदर टीसीएस चार्ज करना शुरू कर दिया। सेल बिल के अंदर टीसीएस चार्ज करना शुरू कर दिया कि हमने सेल बिल में चार्ज कर लिया है। और जो बड़ी कंपनी होती है, खास तौर से जहां आप बड़े अकाउंटिंग होते हैं, वहां पर अकाउंटिंग डिवीजन भी आपकी डिफरेंट है। सेल का डिवीजन अलग है, रिसीट का डिवीजन अलग है, परचेज का डिवीजन अलग है। और जो अकाउंटेंट होता है उसके पास बड़ा लिमिटेड एक्सपोजर होता है। सेल वाले को सिर्फ सेल की ट्रांजेक्शन दिखाई देती है, राइट। परचेज वाले को सिर्फ परचेज की ट्रांजेक्शन दिखाई देती है। दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू सी द कंप्लीट अकाउंट ऑफ द कस्टमर और द पार्टी, राइट। तो उन्होंने, बड़ी कंपनियों ने अपने लिए सॉल्यूशन निकाल लिया, भाई हमारे बस का ये रिसीट की पेमेंट की एक ट्रांजेक्शन का हमारे बस का नहीं है। क्लाइंट से अगर हमारे को टीसीएस कलेक्ट करना है, अब एक आदमी का हम कहाँ ध्यान रखेंगे किस पे टीसीएस लगाना है, किस पे नहीं लगाना, राइट। तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो लोगों ने क्या किया, बिल के ऊपर, परचेज सेल के ऊपर टीसीएस चार्ज करना शुरू कर दिया। तो दैट इंटरप्रिटेशन इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। ये गलत है इंटरप्रिटेशन। अगर आप सेल बिल के अंदर लगा रहे हैं, राइट, और आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर में सेल बिल काटा, उस पर टीसीएस चार्ज कर दिया और आपने जमा करा दिया, इस साल आपकी पेमेंट आई। अब आपका जो टीडीएस ऑफिसर कहता है वो साहब आपके पास पेमेंट इस साल आई है, आप इसका टीसीएस जमा कराओ। अब आप कहते हो कि नहीं सर मैंने तो पिछले साल जमा करा दिया, बिल में लगा दिया था। अब लॉ क्या कहता है, आपको किस समय टीसीएस कलेक्ट करना था, जिस समय आपके पास रिसीट आई। तो एक इश्यू खड़ा होगा कि नहीं होगा। आप डबल जीओपार्डी का बेनिफिट लोगे कि देखिए साहब, ये ट्रांजेक्शन के ऊपर 2 बार टैक्स नहीं लग सकता। दिस इज द सेम बिल, इसी पार्टी को मैंने बिल दिया था, इस बिल के ऊपर मैंने टीसीएस चार्ज कर दिया, अब एट द टाइम ऑफ रिसीट इसके ऊपर दोबारा नहीं लग सकता। लेकिन क्या ये इशू खड़ा हो सकता है कि नहीं हो सकता इन रियल? द आंसर इज यस, खड़ा हो सकता है, बिकॉज दैट इंप्लीमेंटेशन वाज इनकरेक्ट। जब हमने बिल में 1H के अंदर टीसीएस चार्ज करना शुरू कर दिया, दैट इंटरप्रिटेशन एंड इंप्लीमेंटेशन इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। आपका जो टीसीएस का इंसिडेंस है वो रिसीट के टाइम पर राइज होता है, जिस समय आप पेमेंट रिसीव करते हैं, राइट। अब ये 194 क्यों आने के बाद अब जितने भी लोगों ने इसको बिलों पर लगा दिया, ठीक है सर, 1 जुलाई से आपको सबको अपनी प्रैक्टिस मॉडिफाई करनी पड़ेगी। अब 1 जुलाई से आप टीसीएस की 1H की पुरानी जो बिल में लगाने की प्रैक्टिस थी, आप उसको यदि फॉलो करते हैं तो आपके लिए बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है, इसको आप समझते हैं, ठीक है सर। अब मैं आता हूं सेक्शन 194 के ऊपर। अब सेक्शन 194 क्यू को हम वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे और इसकी इंप्लीकेशंस को समझेंगे। वो कहता है एनी पर्सन बीइंग ए बायर, किसके ऊपर अप्लाई होगा? एनी पर्सन बीइंग ए बायर, और किसी के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। 1H में क्या लिखा था? एनी पर्सन बीइंग ए सेलर, तो उसका ये मिरर इमेज हो गई कि बायर के ऊपर अप्लाई होगा। कब अप्लाई होगा? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम टू एनी रेजिडेंट, जिसको किसी रेजिडेंट की पेमेंट करनी है। यानी कि ये बात हमें समझ में आ गई, अगर हम नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करेंगे तो सेक्शन मेरे ऊपर अप्लाई नहीं होगा, राइट। तो पेमेंट कौन सी कवर होंगी? जो हम रेजिडेंट को करते हैं। फॉर परचेज ऑफ एनी गुड्स, यानी कि गुड्स को परचेज करने के लिए यदि मैं किसी पार्टी को, किसी पर्सन को पेमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं टू ए रेजिडेंट, आई एम ए बायर, I am responsible for making a payment to a resident, and that payment is in consideration of purchases of any goods, यानी कि सर्विस के ऊपर ये लागू नहीं होगा, ठीक है। अब गुड्स क्या होंगी इसको बाद में समझेंगे। अभी ऑफ द वैल्यू और एग्रीगेट ऑफ सच वैल्यू एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज इन एनी प्रीवियस ईयर, ठीक है सर। यानी कि किसी साल में 50 लाख रुपए से ज्यादा मुझे किसी को पेमेंट करनी है अगेंस्ट परचेजेस, ठीक है, इन कंसिडरेशन ऑफ परचेजेस। अब यहां पर इस साल में मेरी परचेज है या नहीं है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इफ पेमेंट इज मेड इन दिस ईयर, परचेजेस मैंने पिछले साल में की, पेमेंट मुझे इस साल में करनी है, तो आपको अब जब पहली बार सेक्शन ट्रिगर होगा तो आपको टीडीएस की लायबिलिटी कब आएगी? व्हेन यू आर मेकिंग पेमेंट, जिस समय आप पेमेंट कर रहे हैं उस समय आपको टीडीएस काटना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ करंट ईयर्स परचेजेस और नॉट।
यानी कि आपका जो इंसिडेंस ऑफ डिडक्शन ऑफ टीडीएस है वो उस समय अराइज होगा जिस समय you have become a person responsible for making a payment against purchases. जैसे ही आप पेमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए, आपकी जिम्मेदारी आ गई, आपके ऊपर टैक्स काटने की लायबिलिटी आ गई। और फिर वो कहते हैं काटना कब है? एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट whichever is earlier। ठीक है जी, यानी कि जिस समय आप पेमेंट कर रहे हो या जिस समय आप पार्टी के अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हो, जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, उस समय आप उसका टीसीएस काट लीजिए। बात समझना? और काटना कितना है सर? 10 पैसे, 0.10%। ये आपकी लायबिलिटी है, ये आपका चार्जिंग सेक्शन है, सबसेक्शन 1। फिर उन्होंने इसमें एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट किया और एक्सप्लेनेशन में दे हैव डिफाइंड हु इज द बायर। किसके ऊपर अप्लाई होगा? जिसकी पिछले साल की सेल टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट एक्सीड ₹10 करोड़। यानी 31 मार्च 2021 की अगर मेरी टर्नओवर, सेल्स और ग्रॉस रिसीट 10 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है सर, तब ये मेरे ऊपर अप्लाई होगा। यदि मेरी टर्नओवर एग्जैक्टली 10 करोड़ है तो मेरे ऊपर अप्लाई नहीं होगा। अब आप पूछेंगे जो 10 करोड़ की टर्नओवर कैसे गिने? अब ये जीएसटी मिलाए कि नहीं मिलाए, है ना? अब अगर 10 करोड़ की टर्नओवर क्या होगी? तो साहब मेरा जो इंस्टीट्यूट का गाइडेंस नोट है विद रेफरेंस टू ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB, ठीक है सर, तो वो सेम लैंग्वेज वहां पर यूज हुई है, सेल्स, टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट। तो जब तक कोई सीबीडीटी का सर्कुलर ना आ जाए टू द कॉन्ट्रेरी, तब तक हम मान के चलेंगे कि वो डेफिनेशन यहाँ पर अप्लाई करेगी, राइट? यानी कि 10 करोड़ की जब मैं गिनती करूंगा तो जो मेरी ऑडिटेड बैलेंस शीट के अंदर जो मेरी टर्नओवर है, जो ऑडिटेड बैलेंस शीट के हिसाब से मेरी ग्रॉस रिसीट डिफाइन होगी एज पर सेक्शन 44AB, वो काउंट की जाएगी। इफ इट एक्सीड्स 10 करोड़ तब ये मेरे ऊपर सेक्शन अप्लाई हो जाएगा, राइट? सबसेक्शन 2 में उन्होंने सिंपल बात की जो सभी टीडीएस के सेक्शन में लिखी होती है कि आप किसी सस्पेंस अकाउंट को भी क्रेडिट करोगे तब भी आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। सबसेक्शन 3 में उन्होंने बोर्ड को गाइडलाइंस इशू करने की पावर डेलीगेट कर दी, यानी कि इस प्रोविजन के लिए यदि कोई डिफिकल्टी आती है तो बोर्ड जो है वो इसकी गाइडलाइन विद द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वो इशू कर सकता है, एंड दैट गाइडलाइन हैज टू बी प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट। अब फिर जो इसका सेक्शन 5 है वो कहता है ये सेक्शन 2 सूरतों में अप्लाई नहीं होगा। ये सेक्शन 2 सूरतों में अप्लाई नहीं होगा। नंबर 1, जब आपने किसी और सेक्शन में उसका टीडीएस काट लिया, बायर ने किसी और सेक्शन में पेई का टीडीएस काट लिया हो, तो ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। अब हमने पूरे इनकम टैक्स एक्ट को छाना कि ऐसा कौन सा सेक्शन हो सकता है जिसमें मेरी परचेज की ट्रांजेक्शन कवर हो सकती है, जहां पर जो मेरा वेंडर है, जो मेरा सप्लायर है, उसका मुझे टीडीएस काटने की जरूरत पड़ सकती है। ऐसा कौन सा सेक्शन हो सकता है? तो ओनली सेक्शन इज सेक्शन 194O, जहां पर मैं जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो अपने ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट का टीडीएस काटता है, ठीक है सर। तो अगर 194 में मेरी ट्रांजेक्शन कवर नहीं होती, पहली कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो गई कि मेरी प्रीवियस ईयर की टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है, राइट? अब मुझे आगे बढ़ना है। अब आगे बढ़ के मुझे देखना है कि किस ट्रांजेक्शन में सेक्शन 194O अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर 194O अप्लाई हो रहा है तो मुझे टीडीएस नहीं काटना, और अगर 194O अप्लाई नहीं हो रहा तब मुझे 194Q में आकर उसका टीडीएस काटना पड़ेगा, राइट? और फिर एक सेकंड कंडीशन है कि यदि टैक्स उस ट्रांजेक्शन पे जो मेरा सेलर है जिससे मैं परचेज कर रहा हूँ, मैं बायर, सेलर से मैं परचेज कर रहा हूँ, तो जो मेरा सेलर है यदि उस ट्रांजेक्शन के ऊपर उसने मुझसे टीसीएस कलेक्ट कर लिया अदर देन 1H को छोड़ दो आप, जो 10 पैसे वाला टीसीएस है उसको छोड़ के अगर उसने कार की सेल के ऊपर टीसीएस कलेक्ट कर लिया, है ना, उसने टिम्बर के ऊपर टीसीएस कलेक्ट कर लिया, वो जितनी भी आइटम है जो वहां लिखी हुई है उस पर यदि सेलर ने मुझसे टीसीएस कलेक्ट कर लिया अदर देन 1H, तब मुझे उसका 194Q में टीडीएस नहीं का। बात समझ में आ गई? तो 194Q सिर्फ 2 शर्तों में मेरे ऊपर अप्लाई नहीं होगा कि उस परचेज के ऊपर किसी और सेक्शन में टीडीएस काटना है मुझे, और उस
ट्रांजेक्शन के ऊपर सेलर ने मुझसे टीसीएस चार्ज कर लिया है अदर देन सेक्शन 2061H, इसके अलावा उसने यदि टीसीएस चार्ज कर लिया तब मुझे उसका टीडीएस नहीं काटना 194Q के अंदर। अब ये हमने लॉ पढ़ लिया, पूरा सेक्शन को हमने थ्रेडबेयर करके पढ़ लिया। अब यहां पर कुछ मेरे लिए समस्याएं खड़ी हो गई, कुछ प्रश्नों के मुझे उत्तर चाहिए। पहला उत्तर, ये गुड्स क्या होती है? एक बात क्लियर हो गई कि सर्विसेज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। जितनी भी तरह की गुड्स हैं उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। अब मेरा प्रश्न खड़ा हो गया कि क्या कैपिटल गुड्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा या सिर्फ जो मेरे P&L के अंदर परचेजेज आ रही है उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? ठीक है सर, द आंसर इज जो गुड्स की डेफिनेशन में आएगा उसमें कवर होगा। अब मेरे लिए समस्या खड़ी हो गई कि ये गुड्स कहां पर डिफाइन की गई है, गुड्स की डेफिनेशन कहां पर जाके देखो। तो गुड्स की डेफिनेशन मुझे दो जगह मिलती है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, और दूसरी जगह मुझे गुड्स की जो डेफिनेशन मिलती है वो भारत के संविधान के आर्टिकल 366 सब आर्टिकल 12, आर्टिकल 366(12) में मुझे गुड्स की डेफिनेशन मिलती है। और दोनों जो डेफिनेशन है वो इंक्लूसिव डेफिनेशन है, नन ऑफ द डेफिनेशन इज एग्जॉस्टिव। यानी कि जो गुड्स वहां पर लिखी है इसके अलावा भी एनीथिंग व्हिच इज गुड्स इट शैल बी ट्रीटेड एज गुड्स। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 क्या कहता है गुड्स के लिए? गुड्स विल इंक्लूड every kind of movable property including stocks, shares, crop, grass, severable objects etc. आर्टिकल 366 क्या बोलता है? Goods includes all materials, commodities and articles। ठीक है सर, बड़ी इंक्लूसिव और बड़ी वाइड डेफिनेशन है। लेकिन ये बात क्लियर है कि सर्विस, इफ यू आर एबल टू प्रूव कि जो मैंने परचेज किया है सर्विस, तो सर्विस के केस में सर्विसेज आर नॉट गुड्स। ये एक डेफिनेशन बड़ी क्लियर है, दोनों बिल्कुल पैरेलल रिजीम है, गुड्स अलग चीज है और सर्विस अलग चीज है। अब मैंने कुछ सिचुएशन समझने की कोशिश की कि कंट्रोवर्सी कहां पर हो सकती है। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने वे बैक बाय डीलिंग विद द सेल्स टैक्स एक्ट, नंबर ऑफ केसेस में दे हैव हेल्ड दैट इलेक्ट्रिसिटी इज अ गुड्स। जो बिजली है, जो इलेक्ट्रिसिटी परचेज करते हैं, दैट इज गुड्स। अब यहाँ पर आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन जीएसटी, और ये जो इंटरप्रिटेशन है ये सेल टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस की, आई एम नॉट एक्सपर्ट इन इनडायरेक्ट टैक्सेस। लेकिन इस इनडायरेक्ट टैक्सेस की डेफिनेशन में जो थिन लाइन ऑफ डिमार्केशन मुझे समझ में आया कि जब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इलेक्ट्रिसिटी बेचता है देन इट इज गुड्स, और जो डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी जब इसको आगे सप्लाई करती है देन इट इज सर्विस, राइट। अब ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। अब ये बिजली की जो सप्लाई है इसके ऊपर मुझे 194Q 10 पैसे अप्लाई होगा कि नहीं होगा, राइट। अगर ये 50 लाख रुपए से ऊपर की मेरी बिजली की परचेज हो गई, नाउ इट रिक्वायर्स क्लैरिफिकेशन फ्रॉम सीबीडीटी, ये किस सिचुएशन में इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर मुझे परचेज की तो बात समझ में आ गई है, मैं परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स की बात भी समझ में आ गई, लेकिन अब इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ये कब और कैसे एप्लीकेबल हो गया, इसके ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया, which requires clarification from CBDT, right? और उन सब लोगों के आपको अब पैन नंबर देने पड़ेंगे, जितने भी आपके बिजली के बिल आ रहे हैं ना सर, इफ CBDT हेड की आपको उसके ऊपर TDS काट रहा है, 194Q उसके ऊपर अप्लाई होगा, तो आपको उनके सबके पैन नंबर भी लेने पड़ेंगे, राइट। और 2 साल बाद जब आप 206 AB की बात करोगे तो आपको उनकी इनकम टैक्स की रिटर्न भी लेनी पड़ेंगी कि whether they have filed their income tax returns or not। तो ये इतना कंपलसम इंपैक्ट इसका 194Q का रेड विद सेक्शन 206 AB होने वाला है। एक और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है नंबर ऑफ कोर्ट्स, ऑन सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द केस ऑफ TCS वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, दे हैव हेल्ड कि जो सॉफ्टवेयर है ऑफ द सेल्फ, जो सॉफ्टवेयर बिकता है ऑफ द सेल्फ, इट इज गुड्स। तो जब आप सॉफ्टवेयर परचेज करोगे तो सॉफ्टवेयर परचेज के ऊपर भी आपका 194Q एप्लीकेबल होगा। अगर आपने सॉफ्टवेयर अपना बनवाया है तो आपको 194J अप्लाई हो जाएगा। अगर आपने सॉफ्टवेयर अपना बनवाया है तो 194J अप्लाई हो जाएगा। अगर आपने ऑफ द सेल्फ खरीदा है तो 194Q अप्लाई हो जाएगा, राइट। एक और चीज है, अगर आप पानी की ट्रेडिंग करते हैं
इफ यू आर अ ट्रेडर ऑफ वाटर, तो वाटर इज ऑल्सो गुड्स, तो उसके ऊपर भी आपको ये टीसीएस लग जाए। अब कुछ केसेस समझते हैं, अब हमें इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, अब हमें अपनी तैयारी कैसे करनी है। अब कुछ सिचुएशन समझ के अपने सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। अब ये 1 जुलाई 2021 को एप्लीकेबल होगा। तो अब मैं क्या करूं कि जैसे मैंने 206C1H को किया था, तो इन द सेम मैनर अब मैं क्या करूं, अपनी सारी परचेजेस जितनी भी 1 जुलाई के बाद मैं परचेजेस बुक करूं, तो उस परचेजेस के ऊपर टीडीएस काट लूं। इज दैट अ राइट अप्रोच कि जितनी भी मैं परचेजेस करूंगा 1 जुलाई 2021 के बाद, तो सारी परचेज के ऊपर टीडीएस काट लूं, इर्रेस्पेक्टिव मैं देखो नहीं। जैसे मैंने 206C1H में क्या किया, मैंने देखा नहीं किस कस्टमर के ऊपर अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, मैंने देखा नहीं कि लॉ मुझे क्या बोल रहा है, मैंने क्या किया, हर सेल बिल के ऊपर टीसीएस चार्ज करना शुरू कर दिया। इन द सेम मैनर, क्योंकि ये उसका मिरर है, तो अब जो प्रैक्टिस मैंने वहां अडॉप्ट की थी, सेम प्रैक्टिस मैं यहाँ अडॉप्ट कर लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि परचेज बिल के ऊपर जैसे परचेज बिल बुक करूंगा, तो वो उसके ऊपर मैं टीडीएस काट लेता हूँ। विल दैट बी अ करेक्ट अप्रोच? द आंसर इज नो, दैट इज नॉट अ करेक्ट अप्रोच। करेक्ट अप्रोच क्या होगी, अब हमें 1 जुलाई को अपने सारे वेंडर्स के, सप्लायर्स के बैलेंसेस लेने पड़ेंगे, ठीक है। और हर वेंडर के केस में अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि किससे की पेमेंट के लिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी 50 लाख रुपए से ज्यादा एक्सीड हो चुकी है। यानी 1 अप्रैल 2021 से पहले यदि उसका 50 लाख रुपए से ज्यादा का बैलेंस खड़ा है मेरी बुक्स के अंदर, मैं बात कर रहा हूँ 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2021 को किसी पार्टी का पेबल खड़ा है विच इज मोर देन 50 लाख रुपीज, तो 1 अप्रैल को आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ मोर देन 150 लाख और मोर देन 50 लाख रुपीज, राइट। और 1 अप्रैल फॉल्स विद इन दिस फाइनेंशियल ईयर। अब बेशक मैंने 1 जुलाई तक उसको पेमेंट कर दी, तो अब मैं इसका टीडीएस काटने के लिए ये सेक्शन मेरे ऊपर अप्लाई होगा, राइट। बेशक उसका 1 जुलाई को बैलेंस, सपोज करिए, क्या हम एग्जांपल से बात को समझते हैं, एक पार्टी थी, उसका 55 लाख रुपए मेरा ओपनिंग बैलेंस आ रहा है क्रेडिट पेबल, राइट। करंट ईयर में मैंने उससे अभी तक कोई परचेज नहीं करी है, 1 जुलाई तक मैंने उससे कोई परचेज नहीं की, और मैंने उसको 25 लाख रुपए पेमेंट कर दिए, राइट। अब 1 जुलाई को उसका बैलेंस कितना आ रहा है, 25 लाख रुपीज, 30 लाख रुपए, 25 लाख रुपए पेमेंट कर दिए, 55 लाख रुपए ओपनिंग बैलेंस था, 30 लाख रुपए 1 जुलाई को मेरा बैलेंस खड़ा है। अब ये टीडीएस मेरे ऊपर कब अप्लाई हुआ, 1 जुलाई को। अब इस 30 लाख रुपए के ऊपर मुझे टीडीएस काटना है कि नहीं काटना, दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। इन माय कंसीडर्ड ओपिनियन, बिकॉज आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ दिस 30 लाख, ठीक है, तो ये जो 30 लाख रुपए 1 जुलाई को मेरे पार्टी के अकाउंट में पेबल खड़े हैं, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ दिस अमाउंट, ठीक है सर। इसकी जब भी मैं पेमेंट करूंगा तो मुझे उसका टीडीएस काटना पड़ेगा। लॉ ये बोलता है कि 1 जुलाई को जो बैलेंस खड़ा है, अब मुझे इस 1 जुलाई के बैलेंस को स्क्रूटनाइज करके हर पार्टी का मुझे अमाउंट निकालना पड़ेगा कि 1 जुलाई के बैलेंस पे मेरी क्या एप्लीकेबिलिटी आ रही है, मुझे टीडीएस काटना है कि नहीं काटना, राइट। तो 1 जुलाई को मैंने डिटरमिन कर लिया, तो 1 जुलाई के कॉरेस्पॉन्डिंग में जो भी पेमेंट करूंगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ क्रेडिट व्हिचएवर इज अर्लियर। अब मैं ये मान के चलूं कि 1 जुलाई को उतना क्रेडिट पार्टी का अमाउंट था, तो मैं उस 30 लाख रुपए पर 1 जुलाई को टीडीएस काट लूं, या जिस समय उस 30 लाख को मैं पेमेंट करूंगा तब टीडीएस काट लूंगा, राइट। इन माय ओपिनियन 30 लाख रुपए पे आप टीडीएस काट लीजिए 1 जुलाई को लॉ एप्लीकेबल होते ही। सीबीडीटी इसका सर्कुलर लेकर आएगी, राइट, और सर्कुलर लाने के बाद उसमें कुछ और रिलैक्सेशन दे दे तो बात अलग है। मैं एक आपको इजी प्रोपोजिशन बता रहा हूँ, और अब हमें हर कस्टमर को चेक करना पड़ेगा कि उस कस्टमर ने, किस कस्टमर के ऊपर मेरे टीडीएस के प्रोविजन अप्लाई हो रहे हैं, तो उसी कस्टमर का मैं परचेज के टाइम पे टीडीएस काट लूंगा या पेमेंट के टाइम पे टीडीएस काट लूंगा, व्हिचएवर इज अर्लियर। यदि मैं ब्लैंकेट सारी परचेजेस के ऊपर ही टीडीएस का फार्मूला लगा देता हूं, दैट इज इनकरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ लॉ। ये रास्ता ठीक नहीं है,
ठीक है जी। तो हमें क्या करना है, हर पार्टी को आइडेंटिफाई करना है कि किस पार्टी के ऊपर मेरा टीडीएस अप्लाई हो रहा है, राइट। अब सपोज करिए जो भी मेरे सप्लायर हैं, अब मुझे हर पार्टी से कहना पड़ेगा कि देखिए साहब, नाउ आई एम रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q, ठीक है। तो अब आप अपने बिल के अंदर मेरा 2061H का टीसीएस मत लगाइए, अदरवाइज इट विल लीड टू डबल टैक्सेशन। 10 पैसे वो टीसीएस लगाएगा, आप उसका 10 पैसे टीडीएस काटोगे। अब सपोज करिए अगर मेरा जो सेलर है उसने बिल के ऊपर टीसीएस लगा दिया, तो क्या मुझे टीडीएस काटना है? द आंसर इज यस। यानी उसने टीडीएस लगा दिया, टीसीएस लगा दिया 10 पैसे, और उसके बाद मेरे पास वो मेरी परचेजेस हो गई, तो परचेजेस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, तो उस समय मुझे दोबारा उसके ऊपर टीडीएस काटना पड़ जाएगा। तो वी हैव टू मेक कॉरेस्पॉन्डेंस विद ईच एंड एवरी सप्लायर टू ascertain कि मुझे आपका टीडीएस काटना है, आई एम रिक्वायर्ड टू डिडक्ट योर टीडीएस, तो प्लीज डू नॉट चार्ज टीसीएस इन माय सेल बिल्स, राइट। इन द सेम मैनर अब मुझे जो मेरे बायर है जिनको मैं सेल कर रहा हूँ, और जो मैंने पहले गलत प्रैक्टिस शुरू कर दी थी कि अपने सेल बिल के ऊपर ब्लैंकेट मैंने टीसीएस लगाना चार्ज करना शुरू कर दिया, अब मुझे उस प्रैक्टिस को डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। क्योंकि यदि बायर मुझसे टीडीएस काटता है 194Q में, मैंने किसी को सेल की और बायर इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q, और मैंने उसको टीसीएस भी चार्ज कर लिया, तो यहां पर भी मेरा डबल आउटफ्लो हो जाएगा, मेरा डबल आउटफ्लो ऑफ टैक्सेशन हो जाएगा। यदि बायर मेरा टीडीएस काटता है 194Q में, तो मुझे 2061H में टीसीएस चार्ज करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो हमें अपनी जो पुरानी प्रैक्टिस जो हमने पिछले समय लॉ को गलत इंप्लीमेंट करते समय की, उसे अब हमें 1 जुलाई से मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो हमारे लिए करेक्ट एक्शन क्या होगा कि हम हर पार्टी से डिटरमिन करें, ईच केस में डिटरमिन करें, और हर पार्टी, चाहे वो मेरा बायर है चाहे वो मेरा सेलर है, अब मुझे हर पार्टी को ये तय करना पड़ेगा कि मेरे ऊपर 194Q अप्लाई होता है कि नहीं होता, और 206C1H मेरे ऊपर अप्लाई होता है कि नहीं होता, तब मुझे चेक करके आगे बढ़ना पड़ेगा। अब एक और प्रश्न डिस्कस करते हैं। एक नया एसएससी है, उसने नई दुकान खोली है, नया बिजनेस शुरू किया, उसके ऊपर दोनों में से कोई सेक्शन लगेगा? आंसर इज नो, नहीं लगेगा, क्योंकि उसकी लास्ट ईयर की टर्नओवर दोनों सेक्शन में मेरे को टीसीएस कब लगाना है? जब मेरी पिछले साल की टर्नओवर, सेल टर्नओवर और ग्रॉस रिसीव 10 करोड़ से ज्यादा थी। मुझे टीडीएस कब काटना है? जब मेरी लास्ट ईयर की टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा थी। तो अगर मैं नया एसएससी हूं तो मेरे ऊपर दोनों में से कोई भी सेक्शन लागू नहीं होता, राइट। अब एक दूसरी बात सिचुएशन डिस्कस करते हैं। अब मैंने किससे परचेजेस कर ली और मैं उसको सेल भी करता हूं। मैंने परचेजेस कर ली और बार्टर सिस्टम है, मैं उसको परचेज करता हूँ, सेल भी करता हूँ, और जो उसकी परचेज की पेमेंट है वो सेल के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाती है। देयर इज नो ओकेजन टू मेक एनी पेमेंट, ठीक है। और जो डिफरेंस होता है उसका लास्ट में लेन देन कर लेते हैं। तो उस केस में अब मेरा 194Q अप्लाई होगा कि नहीं होगा? द आंसर इज यस। परचेज और पेमेंट विच एवर इज। तो परचेज के टाइम पे जब मैं परचेज के लिए पार्टी को क्रेडिट करूंगा, तब मैं उस पर टीडीएस काट लूंगा अंडर सेक्शन 194Q। अब एक और नया क्वेश्चन खड़ा हुआ। अब ये जो मुझे टीडीएस काटना है अंडर सेक्शन 194Q, ये मैं नेट परचेज के ऊपर काटूं, या परचेज में जो फ्रेट लगा है, ये कोई अदर एक्सपेंसेस लगे हैं, या जीएसटी लगा है, तो सब पे मिला के काटूं? टीडीएस मुझे किस वैल्यू पे कटेगा? एक पुराना सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 23, 19 जुलाई 2017 का, राइट। और एक और सर्कुलर, सर्कुलर नंबर 1 2014 का। ये दोनों सर्कुलर कहते हैं, ये सर्विस टैक्स के केस में आए थे कि सर्विस टैक्स पे आपको टीडीएस नहीं काटना। लेकिन यहाँ पर जो मेरी इंसिडेंस ऑफ टैक्स है 194Q में या 206C1H में, वो है एट, यहाँ पर 194Q में एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। तो परचेज से मतलब नहीं है यहाँ पर मेरा, जिस अमाउंट से मैं पार्टी को पेमेंट करता हूँ या जिस अमाउंट से मैं पार्टी के अकाउंट को क्रेडिट करता हूँ, उस अमाउंट के ऊपर मुझे टीडीएस काटना है। तो जब मैं परचेज करूंगा तो पार्टी को क्रेडिट किस अमाउंट से करूंगा? परचेज के अमाउंट से करूंगा या ग्रॉस अमाउंट से करूंगा? मैं पार्टी को क्रेडिट करूंगा ग्रॉस अमाउंट से। जब मैं पार्टी को पेमेंट करूंगा तो किस अमाउंट पे करूंगा? ग्रॉस अमाउंट की करूंगा, राइट। तो मुझे क्या करना है, इन माय ओपिनियन एंड ऑल्सो
रीड विद सर्कुलर नंबर 17/2020 जो 206C1H के लिए सर्कुलर आया था, ठीक है। उस सर्कुलर के हिसाब से भी आपको ग्रॉस अमाउंट के ऊपर टीडीएस काटना है, ये इन माय ओपिनियन, और इसमें किस प्रकार का कोई डाउट नहीं है। सीबीडीटी कोई सर्कुलर ले आए 194Q में और इस प्रोविजन को रिलैक्स कर दे, दैट विल बी ए डिफरेंट थिंग। अब मैंने आपको बता दिया इन फ्यूचर हाउ यू हैव टू प्रोसीड। आप एप्लीकेबिलिटी चेक कर लीजिए, हर सप्लायर के साथ कर लीजिए, हर बायर के साथ चेक कर लीजिए। जो पिछली प्रैक्टिस थी आपकी कि सारी परचेजेस पे लगा दें और सारी सेल्स पे, सारी परचेजेस पे टीडीएस काट दें और सारी सेल पे टीसीएस लगा दें, दैट प्रैक्टिस हैज टू बी डिसकंटिन्यू। जितने भी लोगों का आपने पिछले 2 साल में टीडीएस काटा है 50,000 रुपए से ज्यादा ईच ईयर के अंदर, और खास तौर से जैसे मार्च 20 की आपकी जो ड्यू डेट निकल गई है, तो मार्च 20 और मार्च 19, असेसमेंट ईयर 19-20 और असेसमेंट ईयर 20-21, तो जितने भी आपके सप्लायर हैं जिनका आपको टीडीएस काटना है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सेक्शन 194Q, तो अब आपके लिए एक नई जिम्मेदारी आ गई है कि आप उन सबकी इनकम टैक्स की रिटर्नों की कॉपी आप मंगा के रख लीजिए, वेदर दे हैव फाइल्ड देयर रिटर्न ऑफ इनकम और नॉट, वरना आपके ऊपर सेक्शन 206A भी एप्लीकेबल हो जाएगा और हायर रेट पे आपको टीडीएस काटना पड़ जाएगा, राइट सर। तो with this I think I have covered almost each and every point which pertained to section 1 TDS under section 194Q. I have covered in detail section 206C1H और साथ में मैंने सारे सेक्शन को टच किया, 40IA को टच किया, 194O को टच किया, और एक सेक्शन मेरा टच करने से रह गया 196 में अगर हम परचेजेस करते हैं फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, फ्रॉम आरबीआई, ये सेक्शन 196 टीडीएस के लिए एक जनरल प्रोविजन है। वो कहते हैं कि इफ यू आर मेकिंग एनी पेमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एनी कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और ए म्यूचुअल फंड एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 1023D ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, तो उसके ऊपर मुझे टीडीएस नहीं काटना होता। तो ये मैंने सिर्फ इसलिए कवर किया कि कहीं किसी केसेस में 194 क्योंकि टीडीएस की लायबिलिटी आएगी and we are making a payment to RBI or central government or a corporation belonging to central, established by central government, तो उस सिचुएशन में हमारे को 194Q की लायबिलिटी नहीं आएगी। तो इन सारी एग्जामिनेशन के साथ आई थिंक आई हैव covered each and everything, Praveen ji, और with this I once again convey my thanks to Praveen ji and the entire team of Tax for Wealth. Thank you very much, Praveen. थैंक यू सो मच सर फॉर अ वंडरफुल डेलिब्रेशन। कहीं ना कहीं इसका इंटरप्ले रूल आपने बहुत अच्छे से कवर अप किया। 206(1)H जो पिछले साल जो लागू हुआ था, आज 194Q का जो एक दूसरे से प्लेइंग, एक जैसे बोलते हैं ना कि मैच में एक पिच है और दोनों बैट्समैन अलग अलग पॉइंट पे खड़े हैं, किस बैट्समैन को सबसे पहले आकर के और फील्ड पे जाना है और किस आपको प्ले करना है, उस तरीके से 194Q इज द फर्स्ट, आई थिंक सो इज द फर्स्ट थिंग कि आपको चेक करना है कि आपकी पेमेंट और द परचेजेस विच एवर इज अर्लियर के बेसिस पे टीडीएस काटने की जिम्मेवारी आपकी है। अगर आप नहीं काटते तो 40IA में जाकर के डिसअलाउंस की भी लायबिलिटी आपकी बन सकती है। तो कहीं ना कहीं 194Q इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन राइट नाउ, और इसकी एप्लीकेबिलिटी टर्नओवर बेस्ड चलेगी जो पिछले साल की टर्नओवर होगी, राइट सर। पिछले साल की टर्नओवर मुझे देखनी है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की, नए एसएससी के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर व्यूअर्स, अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम तो आप पूछ सकते हैं। राजेश सर हमारे साथ में है, बहुत सुनहरा मौका है, 1 जुलाई से इसकी एप्लीकेबिलिटी बनती हुई जा रही है। और ये ध्यान में रखना जरूरी है क्योंकि पिछले सालों से सर हम देखते हुए भी आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो आपका सेलर था या जो सेल ऑफ गुड्स जो करता था वो अपने बिल में टीसीएस डिडक्ट करके इनवॉइस इशू कर देता था। आज वो प्रैक्टिस आपको अकाउंटिंग में भी हटानी पड़ेगी, अपनी इनवॉइसिंग में भी हटानी पड़ेगी। कहीं ना कहीं 194Q अब इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो चुका है, आपको इसमें दिक्कत जरूर महसूस होगी प्रैक्टिकली। इसलिए अकाउंटेंट और द चार्टर्ड अकाउंटेंट और एनी ऑफ द प्रोफेशनल अकाउंटिंग का सबसे ज्यादा ध्यान आप जरूर रखेंगे, साथ के साथ प्रोविजन का भी।
आई थिंक सो प्रोविजन इज क्वेश्चन यहाँ हमारे पास नहीं है। अगर व्यूअर्स, अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, डायरेक्ट राजीव सर से हम कोऑर्डिनेट कर लेंगे। कोई भी क्वेरी आपसे रिलेटेड tax4wealth@gmail.com पे जाकर के आप अपनी क्वेरी को भी पूछ सकते हो। और बिल्कुल लास्ट अंत में मैं बात कहना चाहूँगा कि दिस वीडियो इज ओनली एंड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज and shall not be treated as a solicitation in any manner or for any other purpose. It cannot be used as a legal advice. It's only the opinion which of the speaker and ours also. So tax for wealth is always is no responsibility for anything. आप अपनी लीगल एडवाइस कीजिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल जो भी हैं, क्योंकि हर केसेस एक दूसरे से डिफरेंट है, हर फैक्ट्स एक दूसरे से डिफरेंट है, कहीं ना कहीं आप इसको अप्लाई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग पार्टिसिपेंट एंड थैंक यू सर फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच प्रवीण सर, राजीव सर एंड अशोक सर। आपकी कोई भी क्वेरी हो प्लीज आप राजीव सर को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रवीण सर हमारे साथ डेली बेसिस पे होते हैं, उन्हें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।